So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कार्बन साइकिल के ऊपर, फ्रॉम दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल। और जितने भी हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के ऊपर टॉपिक हैं, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जितने भी साइकिल्स हैं वो सारे के सारे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बायोजियोकेमिकल साइकिल में से आपका जो नए तहसीलदार का एग्ज़ाम है उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी इसको हम कहते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एनर्जी फ्लो इन न्यूट्रिएंट साइकिल, एनर्जी फ्लो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था। इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर द विटल फंक्शन इन द इकोसिस्टम। जितना भी हमारा एनर्जी फ्लो होगा या जितना भी न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन होगा इस पूरे इकोसिस्टम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वाइल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी लॉस्ट होती है एज अ हीट की फॉर्म में, एंड इज नॉन रिकवरेबल, और वो रिकवर भी नहीं होती है। सो न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड मैटर कैन बी रिसाइकल। जितना भी न्यूट्रिएंट होता है जो कि हमारा फूड मैटर से होता है, वो जितना भी होता है वो सारा रिसाइकल्ड होता है इनडेफिनेटली। फिर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास कार्बन आ गया, पूरा पढ़ेंगे कार्बन के ऊपर, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। इन सब की जो साइकिल्स होंगी, जिस तरह कार्बन साइकिल हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ेंगे। सो दीज आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट आर अ क्रिटिकल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी लिविंग इंटाइटीज हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो न्यूट्रिएंट जो साइक्लिंग होता है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ दीज एलिमेंट। जितना भी ये एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं ऑफ दीज एलिमेंट बिटवीन लिविंग, और जितने भी हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम, उन सब में ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फ्लो होता है, कंटिन्यूसली मूव होता है। हमारे जितने भी बायोटिक्स और एबायोटिक फैक्टर हैं, मतलब जितने भी लिविंग्स और जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट हमारे इकोसिस्टम के ऊपर होते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, ठीक है जी। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिएंट साइकिल आर क्लासिफाइड इनटू, दो चीज़ों में क्लासिफाइड है। एक हमारे पास है परफेक्ट टाइप, एक है इम्परफेक्ट टाइप। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ द रिप्लेसमेंट। तो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल हैं वो क्या हैं, कितनी टाइप में क्लासिफाइड है, एक आपको पता होना चाहिए परफेक्ट टाइप, और एक है हमारे पास इम्परफेक्ट टाइप। अब मैं बात करूं, अगर हमारे पास जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल है, जो हमारे पास कौन सा है, ये नंबर 1 आ गया हमारे पास परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड एज क्विकली एज दे यूज, मतलब जितने जल्दी ये इस्तेमाल होते हैं उतने ही जल्दी ये हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जितने न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड, ठीक है ना, मतलब जल्दी जल्दी ये अगर इस्तेमाल हो जाए, ये क्विकली दोबारा से हमें मिल सकते हैं। तो क्या होते हैं परफेक्ट साइकिल, जो दोबारा रिप्लेनिश्ड हो जाए, मतलब रीयूजेबल हो जाए, रीयूजेबल हो, या जिनको हम कहेंगे ये रीन्यूएबल हैं। अगर जितना एक बार इस्तेमाल हो जाएंगे ये दोबारा बनते जाएंगे। जिसमें हमारे पास गैसीय साइकिल में कौन सा आता है, कार्बन आ जाएगा हमारे पास, नाइट्रोजन आ जाएगा, एंड वाटर साइकिल्स आर टिपिकली परफेक्ट विद रैपिड न्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट, मतलब जितना भी ये न्यूट्रिएंट यूज होगा दोबारा हमारे को दोबारा मिल जाएगा। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे टाइप आती है कौन सी, इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट टाइप। ये हमारे पास आ गया एक, ये नंबर 2 पे आ गया। तो इम्परफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रिएंट आर नॉट रिप्लेस्ड एज क्विकली एज दे आर कंज्यूम, मतलब जितना भी न्यूट्रिएंट है वो इतने जल्दी दोबारा रिप्लेस्ड नहीं होता। ये रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल नहीं है, अगर है भी तो बड़ा ही लेट मतलब ये रिप्लेस होता है।
So nutrients are not replaced as quickly as they consume, often linked to the sedimentary cycles. जितनी भी हमारी sedimentary cycles हैं, so some nutrients become locked in sediments and are temporarily unavailable. मतलब जितना भी sediments होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किसी जगह पे होंगे तो वो लॉक हो जाएंगे उसके ऊपर, और वो बड़े ही रेयरली हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल होंगे। इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास टाइप, एक तो हो गया हमारे पास परफेक्ट और इम्परफेक्ट टाइप। अब दूसरी बात हमारे पास आती है, गौर से देखें क्योंकि ये चीज़ें जितनी भी हैं सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक आती है हमारे पास गैसियस साइकिल और एक आती है हमारे पास सेडिमेंट्री साइकिल। याद रखें ये दोनों नाम, क्योंकि पूछेंगे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से हैं, उसके बाद पूछ लेंगे गैसियस साइकिल कौन सी है। तो अगर हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें, सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर होती है या जितना भी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जितना भी गैसियस स्फीयर होता है और हाइड्रोस्फीयर जितना भी पानी वाला स्फीयर होता है, दैट एक्ट एज अ रिजर्वाइवर। ये हमारे रिजर्वाइवर का एक्ट करते हैं, जिसमें कौन से आते हैं, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन साइकिल्स, ये सारे हमारे गैसीय साइकिल। यही पूछ लेंगे कि गैसीय साइकिल में कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वाटर आ जाएगा, कार्बन साइकिल आ जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगा और मीथेन साइकिल आ जाएंगे। फिर नंबर सेकंड पे पूछेंगे सेडिमेंट्री साइकिल्स क्या होते हैं। द अर्थ क्रस्ट सर्व एज द रिजर्वाइवर फॉर सेडिमेंट्री साइकिल। जितना भी हमारी अर्थ क्रस्ट है, दैट इज द लिथोस्फीयर, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, तो ये क्या करेगी, रिजर्वाइवर रहेगी सेडिमेंट्री साइकिल्स के लिए। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास सल्फर, ये याद रखना है, दिस फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे साइकिल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो वो एग्जामिनर पूछ लेगा, बताएं जी सेडिमेंट्री साइकिल की एग्जांपल्स कौन सी हैं, तो अपने फॉस्फोरस साइकिल बताना है, सल्फर साइकिल बताना है, कैल्शियम साइकिल बताना है या मैग्नीशियम साइकिल बताना है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनर पूछेगा। गैसियस में वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन एंड दिस मीथेन साइकिल, और सेडिमेंट्री में फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम साइकिल पूछेंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन कंटेंट के ऊपर, जो हमारे पास कौन सा आता है, कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा। सो कार्बन साइकिल क्या होता है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे साइकिल्स वन बाय वन करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड ऑर्गेनिज्म। जितना भी एटमॉस्फेयर और जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके बीच जो भी एक्सचेंजमेंट होगी, जो एक्सचेंज होगी, टिपिकली कंसीडर एज अ शॉर्ट टर्म साइकिल। इसको एक और नाम भी देते हैं, एग्जामिनर एमसीक्यू बेस में पूछेगा आपसे, तो कार्बन साइकिल इज आल्सो कंसीडर एज द शॉर्ट टर्म साइकिल भी इसको कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बीच कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व करते हैं कार्बन साइकिल में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कार्बन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जितना भी होता है वो सारा किस फॉर्म में होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, इतना एटमॉस्फेयर में होता है, ये इसका पहला पार्ट बन जाएगा। फिर अगर हम दूसरी बात करेंगे, दूसरा स्टेप इसका आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस अब्सॉर्ब कार्बन इनटू द ग्रीन प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन। जितना भी फोटोसिंथेसिस है, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर और टू सिंथेसाइज, मतलब जो भी खाना प्लांट या पेड़ पौधे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वाटर। ठीक है, तो उसकी वजह से बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस अब्जॉर्ब कार्बन, जितनी भी कार्बन होगी वो अब्जॉर्ब करेगा इनटू ग्रीन प्लांट एंड फाइटोप्लैंक्टन। जितने भी फाइटोप्लैंक्टन होंगे, फाइटो मीन प्लांट एंड प्लैंक्टन्स मीन एनिमल्स, जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया। अगर ये मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन साइकिल क्या था, तो वहाँ पे मतलब स्टेटमेंट में ये था कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म साइकिल। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें नहीं, इसमें जितना भी कंटेंट फ्रेम किया वो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कंटेंट है। सो ये बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एक तो हमारे पास आ गया फोटोसिंथेसिस,
याद रखें, फोटोसिंथेसिस अब्जॉर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट से और फाइटोप्लैंक्टन से, फिर रिस्पायरेशन एंड डिकम्पोजिशन इसके बीच आएगा। अब रिस्पायरेशन क्या होगा, इन डिकम्पोजिशन रिटर्न कार्बन टू द एटमोसफियर, मतलब हम सांस लेंगे, सांस लेने को ब्रीथिंग कहते हैं। रिस्पायरेशन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बोलेंगे हम, ठीक है। और डिकम्पोजिशन जब होगी किसी भी चीज़ की, कोई भी जीव जंतु जो डिकम्पोज होगा, जो वहाँ से कार्बन निकलेगी तो वो दोबारा रिटर्न हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। फिर सम कार्बन इंटर अ लॉन्ग टर्म साइकिल, कुछ कार्बन जो होगी वो लॉन्ग टर्म में इंटर होगी। फॉर एग्जांपल हमारी जितनी भी मॉर्शी साइल हैं, एक्वाटिक सेडिमेंट्स हैं, उसके बाद फॉसिल फ्यूल होंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं, मतलब जितना भी मार्शी एरिया, दलदली एरिया है, वहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगी कार्बन, एक्वाटिक सेडिमेंट के साथ डिकम्पोज हो जाएगी, या फॉसिल फ्यूल हमारा जितना भी कोल है। अब देखो कोल जो भी है हमारा, कोल जिसको हम कोयला कहते हैं, उसमें डिकम्पोज हो जाएगी, और भी जितनी भी फॉसिलाइज्ड हैं जिसको हम कार्बनाइजेशन में लेके आते हैं। सो लॉन्ग टर्म कार्बन में टेक एज लॉन्ग टाइम टू बी रिलीज, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे रिलीज करने में कार्बन, सच एज इन द मार्शी साइल और इन द बॉटम सेडिमेंट, जितना भी हमारा मार्शी साइल होगा या जो भी हमारा बॉटम सेडिमेंट्स होंगे वो वाले। फिर अगर हम बात करेंगे इन द डीप ओशन, कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर अ मिलियन ऑफ ईयर। अगर हम डीप ओशंस की बात करेंगे तो कार्बन जो होगा उसके अंदर बरीड रहेगा, मतलब दबा हुआ रहेगा millions of years until the geological movement expose rock above the sea level। मतलब जब तक कोई भी जियोलॉजिकल होगी नहीं, मतलब ये सपोज दरिया है या समुंदर है या एक्वेटिक है, अब ये पानी का जो लेवल है वो कम होगा, ये ऊपर जब तक एक्सपोज नहीं होंगे ये वाले, तब तक ये जो है कार्बन हमें नहीं मिल सकता। सो जियोलॉजिकल प्रोसेस और भी बहुत सारी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, इसके लिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस, ठीक है जी। अब फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि ज़मीन के अंदर धसे होते हैं, बरीड होते हैं जब तक वो डिकम्पोज ना हो। दो जियोलॉजिकल प्रोसेस, जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होंगे, यही जो ट्रांसफ़र होंगे फॉसिल फ्यूल, यही फॉसिल फ्यूल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब ये बर्न होंगे द स्टोर कार्बन इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रिलीज होके एटमॉस्फेयर में जाएगी। फिर एक बात है कॉन्गो बेसिन की, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल टर्म्स और वो वाली चीज़ें रखी हैं इस लेसन में जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सो कॉन्गो बेसिन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड which hold about 3 year worth of the global carbon emission from the fossil fuel and the possible destruction of which can exerted detrimental effect on the climatic change। तो ये सारा जितना भी global climatic change है उसके लिए ये responsible है, ठीक है जी। तो इतना सा पॉइंट है कार्बन साइकिल में क्या होता है। सो कार्बन साइकिल क्या रहेगी, सो कार्बन साइकिल हमारे पास क्या है, क्या चीज़ बता रही है, कार्बन साइकिल क्या चीज़ डिस्क्राइब करेगी, कार्बन साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ, मतलब कैसे जो है वो कार्बन जो एटम्स होते हैं, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन साइकिल डिस्क्राइब हो कार्बन एटम सर्कुलेट, मतलब कैसे सर्कुलेट करेंगे। सर्कुलेट मतलब एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, सर्कुलेट बिटवीन द दिस अर्थ एटमोसफियर, जितना भी अर्थ का एटमोसफियर है, उसके बाद हमारे जितने भी ओशंस हैं, ओशंस के बीच हो गया, लैंड के बीच हो गया, और जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी मैंने पहले बताया था लिविंग बोथ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है। सो ये क्या बनाएगा, एक कंटिन्यूस लूप बनाएगा जहाँ पे कार्बन एक्सचेंज होगा। किस प्रोसेस से, मैंने बताया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एक्सचेंज होगा, रिस्पायरेशन से होगा, डिकम्पोजिशन से होगा, उसके बाद और भी हैं कंबशन से होगा, मतलब आग जलाएंगे, अगर हम कोयला जला रहे हैं तो उससे जो गैस निकलेगी, जो धुआं निकलेगा, वो भी तो कार्बन की शेप में है। तो इसी तरह ये क्या होता है, पूरे एटमॉस्फेयर में क्या करता रहता है,
रोटेट करता रहता है ताकि हमारा जो ये साइकिल है ये पूरा हो सके। अगर इसकी मैं बात करूं कार्बन साइकिल की, तो सपोज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूं एक कार्बन साइकिल की। आपको इससे भी ध्यान हो जाएगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं रहती क्योंकि जो चीज़ें बताई हैं टेक्निकल से। अब देखो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, प्लांट्स जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पे जाएगी। फिर ये प्लांट्स जब इसमें से क्या होगा, प्लांट में से जो पत्ते नीचे गिरेंगे ये क्या होंगे, पत्ते होंगे कुछ भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को करेंगे, मतलब ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, यही वेस्ट प्रोडक्ट अब क्या होंगे, कुछ पानी में जाएंगे और कुछ यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे अब देखो प्लांट रिस्पायरेशन भी कर रहा है। उसके बाद रूट्स इसकी हैं, रूट रिस्पायरेशन भी कर रही हैं, रूट भी रिस्पायरेशन कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो यहाँ से धुआं निकलता है, तो ये धुआं दोबारा जाके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बहुत सारे एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, हम भी तो रिस्पायर करते हैं, हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा, ये भी एटमॉस्फेयर में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर सन भी है तो सन क्या करेगी, अपनी रेस देगी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा तो फिर प्लांट अपना खाना बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता रहेगा। तो ये क्या होगा, ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये क्या होगा, रिपीटेड चलता जाता है। क्या होता है, रिपीटेड चलता जाता है। ठीक है ना। अब मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैंने बात की थी किसकी, अगर इसके टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले ये देखो कौन सा पॉइंट था हमारा पॉइंट कहाँ पे गया, ये पॉइंट सॉरी ये पॉइंट था हमारा, थोड़ा सा इसको सिस्टम हैंग करने लगे आई थिंक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें वो सारी, क्योंकि एक बार रिकॉल हो जाता है इंसान का तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको याद रहना शुरू हो जाती हैं। सपोज ये सबसे पहले हमारे पास कौन सा था आया, ये 4-5 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए तभी जाके हो सकता है आपका। सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमारे पास क्या था, फोटोसिंथेसिस थी। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस हमारे पास हो रही थी, तो ये हमारे पास था फोटोसिंथेसिस हुई थी। मैंने डायग्राम में बता दिया कैसे हुई, रिस्पायरेशन और डिकम्पोजिशन मैंने बताया। फिर उसके बाद बाकी नीचे जो चीज़ें, फॉसिल कैसे बनेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब ये सारी की सारी चीज़ें, वैसे मैंने इसको नीचे स्क्रॉल कर दिया। अब तो क्या होगा, ये सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लांट से भी जाएगा, इंसानों से भी जाएगा, ये सारे का सारा देखो रिप्लेस हो रहा है। लेकिन अब ये जो रूट्स के नीचे हो जाता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, यहाँ पे कार्बन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फॉसिल बनेगा, कोल बनेगा। अब ये जो होगा ये लॉन्ग टर्म है, ये जब ज़मीन से निकलेगा पहले तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे बनने में। जब बनेगा फिर उसके बाद हम बाहर लेके जाएंगे ज़मीन के ऊपर, अपने घरों में जाके इसको जलाएंगे, फिर ये इसके ऊपर से निकलेगा, फिर ये कार्बन दोबारा रीयूज साइकिल होता जाएगा। तो ये सारा रहेगा हमारा कौन सा, कार्बन साइकिल के ऊपर। कार्बन साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देखें। इसके बाद आई थिंक नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर लेक्चर आएगा। सो ये इतना आई थिंक आपके लिए सफिशिएंट है कार्बन साइकिल के ऊपर। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।